इस कहानी को सुनने के बाद तुम अकेले कमरे में आराम से नहीं सो पाओगे। एक ऐसा घर जहां भूत सिर्फ रात को नहीं, दिन के उजाले में भी घूमते हैं। 5 बच्चे, जिनमें से एक ने खुदकुशी की, एक ने नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और एक आज भी भूत देख सकता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि हिल हाउस ने कभी किसी को मारा नहीं, उसने बस उन्हें धीरे धीरे पागल बनाया। और जब तुम्हें पता चलेगा कि बेंट नेक लेडी असल में कौन थी, तो तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाएगा। ये सिर्फ हॉरर स्टोरी नहीं, ये सबसे पेनफुल और डार्क हॉन्टेड हाउस की कहानी है। हिल हाउस एक ऐसा घर है जिसमें कदम रखने वाला हर शख्स अपने अंदर की अंधेरी चीजों का सामना करता है। कहानी क्रेन फैमिली से शुरू होती है, जहां बच्चे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। छोटा सा स्टीवन फौरन अपनी बहन नेल के कमरे में भागकर जाता है, जो बुरी तरह डरी हुई होती है। नेल बताती है कि वो एक औरत को बार बार देख रही है, जिसका गला टेढ़ा होता है, और वो उसे बेंट नेक लेडी कहती है। उनका बाप ह्यू क्रेन आकर नेल को तसल्ली देते हैं और समझाते हैं कि कभी कभी ख्वाब नींद से निकलकर हकीकत जैसे लगने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही घर की मुरम्मत मुकम्मल होगी, ये जगह छोड़ दी जाएगी। इसी वक्त दूसरे कमरे में शर्ली नींद में बातें कर रही होती है, जो इस बात का इशारा है कि घर का असर सब पर हो रहा है। हिल हाउस में कोई चीज है जो हर जगह मौजूद है, जो क्रेन फैमिली को घेर चुकी है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां स्टीवन क्रेन अब बड़ा हो चुका होता है और एक पैरानॉर्मल राइटर और इन्वेस्टिगेटर बन गया होता है। वो एक औरत आयरीन से मिलता है, जो अपने शौहर काल की मौत का वाकया सुनाती है। काल एक तूफान वाली रात कार के साथ ब्रिज से लटक कर मर गया था। उसकी मौत के बाद आयरीन को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। चेहरे पर पानी के कतरे, दूर कहीं कार हॉर्न की आवाज, और फिर एक रात उसे अपना शौहर छत से लटकता हुआ दिखाई देता है। स्टीवन कहता है कि उसने कभी खुद कोई भूत नहीं देखा, वो सिर्फ दूसरों की कहानियों को आवाज देता है। उसका दावा होता है कि हिल हाउस में भी उसने कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन ये बात उसकी बहन नेल पर अप्लाई नहीं होती, जिसका बचपन हिल हाउस में खौफनाक तजुर्बों से भरा रहा। इसी दौरान हमें फैमिली के बाकी मेंबर्स की जिंदगी का हाल भी पता चलता है। शर्ली अब एक फ्यूनरल डायरेक्टर बन चुकी होती है और मौत के बहुत करीब काम करती है। नील जब भी परेशान होती है तो शर्ली को ही फोन करती है, जबकि शर्ली अपनी काम की जिंदगी और फैमिली के दर्द दोनों को संभाल रही होती है। लुक, जो स्टीवन का ट्विन भाई है, ड्रग्स की एडिक्शन का शिकार होता है और अभी अपना 90 डे रिकवरी चिप हासिल करता है। इससे ये क्लियर होता है कि हिल हाउस का असर फैमिली के हर फर्द पर किसी न किसी शक्ल में जरूर पड़ा है। फिर सीन थियोडोरा पर जाता है, जो क्लब में डांस करती है और एक औरत के साथ घर आती है। उसकी डेट हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि थियो एक फ्यूनरल होम में रहती है। थियो को जर्मोफोब कहा जाता है, लेकिन उसकी शख्सियत में बहुत गहरा राज छुपा होता है। शर्ली उसे अपने साथ रहने देती है, लेकिन फैमिली के दरमियान डिस्टेंस और पुराने जख्म वाज़ेह महसूस होते हैं, खासकर थियो और नेल के बीच। कहानी फिर ह्यू क्रेन पर फोकस करती है, जो अब अकेला है। उसकी बीवी ओलिविया जिंदा नहीं रही, लेकिन ह्यू रातों को उसे महसूस करता है जैसे वो अभी भी कमरे में मौजूद हो। नेल अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि बेंट नेक लेडी वापस आ गई है। वो झूठ बोलती है कि वो अपने घर पर है, जबकि असल में वो हिल हाउस के बिल्कुल बाहर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में हम एक बहुत ही डरावना सीन देखते हैं, जहां यंग ह्यू स्टीवन के कमरे का दरवाजा बंद करता है। बाहर कोई चीज दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। ह्यू स्टीवन को उठाता है और कहता है कि आंखें बंद रखो, चाहे जो भी हो। वो सब बच्चों को लेकर घर से भाग निकलता है, लेकिन माँ उनके साथ नहीं होती। बच्चे खिड़की में अपनी माँ को देखते हैं, लेकिन ह्यू सिर्फ इतना कहता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। प्रेजेंट टाइम में स्टीवन और ह्यू के बीच इसी बात का गिला होता है, क्योंकि स्टीवन अपनी माँ को वहां छोड़ देने पर अपने बाप को माफ नहीं कर पाता। इसी वक्त जब स्टीवन एक और हॉन्टेड केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, नेल हिल हाउस के अंदर होती है, जहां वो खाली और टूटी हुई मैंशन के अंदर घूमती है, जैसे किसी गैर दिखाई देने वाली शख्सियत के साथ डांस कर रही हो। ये सीन बहुत ही हॉन्टिंग और इमोशनल होता है। इसी रात क्रेन फैमिली के तमाम बच्चे अपनी अपनी जगह पर एक ही वक्त जाग जाते हैं। सबको महसूस होता है जैसे किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो। शर्ली धीमी आवाज में कहती है, नेल रेड रूम में है। इससे पता चलता है कि चाहे वो कितनी भी दूर हो, कोई चीज उन सबको जोड़ कर रखे हुए है। स्टीवन आयरीन के कमरे में पानी टपकता महसूस करता है और उसे लगता है कि ये छत के लीक और पास के रोड की आवाजों का नतीजा है। वो हर चीज को लॉजिकल तरीके से समझाना चाहता है, लेकिन आयरीन के लिए अपने शौहर को छत से लटकता देखना सिर्फ वहम नहीं होता। फिर स्टीवन अपनी बुक द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस के बारे में सोचता है, जिसे शर्ली फैमिली के साथ ज्यादती के बराबर समझती है। उसके नजदीक स्टीवन ने पैसों के लिए फैमिली के जख्मों को बेच दिया। ह्यू को मीडिया ने पागल करार दिया था, क्योंकि वो मानता था कि हिल हाउस हॉन्टेड है। उसने घर बेचने से इनकार कर दिया और चाहा कि वो खाली ही रहे ताकि और कोई बर्बाद ना हो।
यंग ह्यू गोस्ट्स को अपनी ड्राइंग्स में बनाता था और कहता था कि उसके दोस्त इमेजिनरी नहीं है। आज का लूक उन चीजों से कभी जान छोड़ा नहीं पाया और लोग उसे सिर्फ एक एडिक्ट समझते हैं। एपिसोड का सबसे ज्यादा खौफनाक और इमोशनल मोमेंट तब आता है जब स्टीवन अपने अपार्टमेंट में होता है और अंधेरे में नेल को खड़ा हुआ देखता है। इसी लम्हे उसके फादर का फोन आता है जो बताते हैं कि नेल हिल हाउस में मिली है और वो मर चुकी है। ये ही वो पल होता है जब स्टीवन अपनी जिंदगी का पहला असली गोस्ट देखता है। नेल का चीखता हुआ चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा लूक ने बचपन में अपनी ड्राइंग में बनाया था। इस एपिसोड के साथ ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ गोस्ट्स की कहानी नहीं बल्कि एक फैमिली के ट्रॉमा, यादों और दर्द की कहानी है। एपिसोड की शुरुआत शर्ली क्रेन से होती है, जो नींद से उठकर धीमी आवाज में खुद से कहती है, नेल रेड रूम में है। उसका पार्टनर केविन हैरान होता है कि वो इस वक्त क्यों जाग रही है। ये लाइन सिर्फ ख्वाब नहीं होती, बल्कि हिल हाउस का वो कनेक्शन है जो सालों बाद भी शर्ली का पीछा नहीं छोड़ रहा। कहानी हमें शर्ली के फ्यूनरल होम ले जाती है, जहां वो एक छोटे बच्चे से बात कर रही होती है जो कहता है कि उसे अपनी मर चुकी नानी दिखाई दे रही है। बच्चा नानी को ओपन कास्केट में देखना नहीं चाहता। शर्ली बहुत प्यार और लॉजिक के साथ उसे समझाती है कि जो उसने देखा वो उसका दिमाग भी हो सकता है। वो उसे बताती है कि लाश को व्यूइंग के लिए कैसे तैयार किया जाता है और नानी बिल्कुल ठीक नजर आएंगी। यहीं से पता चलता है कि शर्ली को बचपन से ही मौत और डर को रैशनलाइज करना आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नेल के लिए करती रही। फ्लैशबैक में हम यंग शर्ली को देखते हैं जो अपनी माँ ओलिविया के साथ बैठी होती है जब वो उनके फॉरएवर हाउस के नक्शे बना रही होती है। ओलिविया घर को इंसानी जिस्म से कंपेयर करती है। दीवारें हड्डियां होती हैं, पाइप्स नसें होती हैं। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि अगर घर एक जिस्म है तो फिर जब घर बीमार होता है तो उसके अंदर रहने वालों पर क्या गुजरती होगी। इसी वक्त ह्यू मिस्टर डडली से घर के बारे में सवाल करता है, खासकर ऊपर वाली रेड डोर के बारे में जो कभी खुलती ही नहीं। यंग शर्ली जंगल के कब्रिस्तान तक चली जाती है, जहां हिल फैमिली के पुराने कब्रें होती हैं। वहां एक शेड के पास उसे बिल्ली के नए बच्चों की आवाज सुनाई देती है। इसी जगह वो एक बहुत बड़ा वॉस्प नेस्ट दिखती है जो अंधेरे में बिल्कुल चेहरे जैसा लगता है। मिस्टर डडली उसे तोड़ता है और पता चलता है कि वो नेस्ट एक पुराने हैलोवीन मास्क के गिर्द बना हुआ था। प्रेजेंट टाइम में यही चीज दोबारा रिपीट होती है जब शर्ली का बेटा अपने हैलोवीन मास्क पर गुस्सा होता है। पास्ट और प्रेजेंट जैसे एक दूसरे में घुले हुए हैं। शर्ली अपने ऑफिस में अभी तक फॉरएवर हाउस का मॉडल रखती है, जो इस बात का सबूत है कि हिल हाउस उसे कभी छोड़ ही नहीं पाया। शर्ली और केविन की जिंदगी बाकी सिबलिंग्स के मुकाबले में नॉर्मल लगती है, लेकिन दरअसल यहाँ भी क्रैक्स हैं। शर्ली को केविन की चेकबुक मिलती है और उसे पता चलता है कि उसका एक सीक्रेट बैंक अकाउंट है जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया। ट्रस्ट का ये क्रैक भी हिल हाउस के जख्मों जैसा ही है। कहानी हमें 6 साल पीछे ले जाती है, जहां शर्ली और स्टीवन अपने भाई लूक को रिहैब भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिना इंश्योरेंस के रिहैब बहुत महंगा होता है, लेकिन शर्ली फिर भी अपनी फाइनेंशियल हालत खराब करके लूक के इलाज का इंतजाम करती है। अफसोस कि ये लूक का आखिरी रिहैब नहीं होता। यहाँ सवाल उठता है कि जब किसी का पास्ट ही गोस्ट से भरा हो तो वो उससे कभी कैसे बच सकता है। और भी पीछे जाकर हम देखते हैं कि बच्चे रात को कुत्तों की आवाज सुनते हैं, जबकि मिस्टर डडली कहता है कि यहाँ कोई कुत्ता नहीं। शर्ली पर इल्जाम लगता है कि वो दीवारों पर मार रही थी, लेकिन वो कसम खाती है कि ये उसने नहीं किया। डैड इसे गर्म पानी के पाइप्स का शोर कहकर टाल देता है, लेकिन उसका चेहरा अचानक अजीब सा लटकता हुआ नजर आता है, जैसे कोई मास्क। शर्ली एक डरावने ख्वाब से उठती है और उसे स्टीवन का फोन आता है जो बताता है कि नेल मर चुकी है। पहले वो यकीन नहीं करती, लेकिन जब स्टीवन कहता है कि नेल ने खुदकुशी की है तो शर्ली टूट जाती है। स्टीवन उसे अपना गोस्ट वाला एक्सपीरियंस बताना चाहता है, लेकिन अल्फाज नहीं निकल पाते। शर्ली को अपने बाप पर गुस्सा आता है कि वो फिर से सच छुपा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ की मौत के वक्त हुआ था। फ्लैशबैक में एक बहुत इमोशनल सीन आता है जब छोटी शर्ली की बिल्ली मर जाती है। माँ बाप उसे फ्यूनरल और यूलोजी के बारे में बताते हैं। ओलिविया कहती हैं कि जब लोग मरते हैं तो वो कहानियां बन जाते हैं। शर्ली अपनी बिल्ली के लिए प्यारी सी स्पीच करती है, लेकिन अचानक उसे लगता है बिल्ली जिंदा है। फिर उसके मुंह से कीड़ा निकलता है। ये सीन शर्ली के दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाता है और उसके फ्यूचर करियर की बुनियाद बन जाता है। नेल की मौत के बाद शर्ली जिद करती है कि नेल का फ्यूनरल वही खुद करेगी। थियो और केविन दोनों कहते हैं कि ये अच्छा ख्याल नहीं, लेकिन शर्ली किसी की बात नहीं सुनती। लूक दोबारा रिहैब से भाग चुका होता है और उसका कोई पता नहीं होता। केविन बार बार कहता है कि शर्ली को अपनी बहन की लाश पर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन शर्ली मना कर देती है।
आखिरकार वो अकेली नेल के जिस्म के साथ मॉग में होती है। उस वक्त शर्ली को बचपन याद आता है जब नेल बिल्ली के बच्चों को खाना देना चाहती थी। दोनों बहनों ने देखा कि सब बिल्ली के बच्चे मर चुके हैं, सिर्फ एक जिंदा था जिसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी। असल में यू ने उस बिल्ली को मार दिया था, लेकिन शर्ली से झूठ बोला गया। आज शर्ली खुद अपने बच्चों को नेल की मौत के बारे में जितनी सच्चाई बता सकती है बताती है। हम नेल की शादी का सीन देखते हैं जहां शर्ली उसका मेकअप कर रही होती है, और इसे प्रेजेंट के सीन के साथ जोड़ा जाता है जहां वो नेल की लाश का मेकअप कर रही होती है। जिंदगी और मौत के दो बिल्कुल उलट लम्हे हैं। इसी याद में लूक शादी में आना चाहता था, लेकिन शर्ली ने उसे रोक दिया, पैसे देकर फैमिली से काट दिया और झूठ बोला कि लूक खुद नहीं आया। एपिसोड के एंड में शर्ली को लगता है कि नेल के मुंह से कीड़ा निकल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी बिल्ली के साथ हुआ था। ये हिल हाउस का वो असर है जो अभी भी उसके दिमाग में जिंदा है। मॉन्ग बंद करते वक्त उसे अपनी माँ ओलिविया नजर आती है, जो मरी हुई बिल्ली का डब्बा पकड़े होती है। शायद ये सिर्फ ख्याल हो, या शायद नहीं। एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही डरावने और इमोशनल सीन से होती है। छोटी थी और रात को अपने बेड पर लेटी होती है जब उसे महसूस होता है कि उसकी बहन नेल उसके पास आकर लेट गई है। कह रही होती है कि उसे नाइटमेयर आया है। थियो अपनी बहन का हाथ पकड़ती है, मगर जब वो देखती है तो वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक सवाल रह जाता है, फिर उसने किसका हाथ पकड़ा था? यही वो लम्हा है जो शायद एक्सप्लेन करता है कि बड़ी होकर थियो हमेशा ग्लव्स क्यों पहनती है और क्यों उसका टच आम लोगों जैसा नहीं। प्रेजेंट टाइम में थियो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती है। एक छोटी लड़की केल्सी उसे बताती है कि उसके पास एक चीज आती है जिसे वो मिस्टर स्माइली कहती है। एक आदमी जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन खुशी उसकी आंखों में नहीं होती। थियो उसे तसल्ली देती है और बताती है कि डर से बचने के तरीके सीखना जरूरी होता है। लेकिन जब केल्सी थियो को टच करती है, थियो को फौरन महसूस होता है कि इस कहानी में कुछ और भी गहरा और डार्क छुपा हुआ है। थियो के अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है। वो टच के जरिए चीजों को महसूस कर सकती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बचपन में थियो अपने बाप ह्यू के साथ पुरानी चीजें साफ कर रही होती है। वो महसूस करती है कि एक डब्बा फेंकना नहीं चाहिए। जब वो खोला जाता है तो अंदर पुरानी शराब की बोतल होती है। यहाँ ये बात क्लियर होती है कि थियो का टच सिर्फ लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि चीजों की हिस्ट्री भी उसे महसूस होती है। इसी वक्त लूक और नेल घर के अंदर एक पुराना कम्युनिकेशन सिस्टम ढूंढ लेते हैं जो ऊपर और नीचे के फ्लोर्स को जोड़ता है। थियो अपनी पावर्स को समझना शुरू करती है जब वो एक कमरे के तकिए को हाथ लगाती है और फौरन कह देती है, ये बीमारी का कमरा था। जो चीज वो महसूस करती है वो उसे डिस्टर्ब कर देती है। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि थियो अपनी इसी एबिलिटी को बच्चों की मदद के लिए यूज करती है, लेकिन इस पावर की कीमत तन्हाई होती है। एक और फ्लैशबैक में स्टीवन की बुक द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस फैमिली के सामने आती है। शर्ली इस बात पर बहुत गुस्सा होती है और स्टीवन के ऑफर्ड पैसों को ब्लड मनी कहती है। स्टीवन हर सिबलिंग को 8% देना चाहता होता है, लेकिन सब मिलकर पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। सिर्फ नेल कहती है कि घोस्ट असल थे। बाद में थियो अपना फैसला बदलती है और वो पैसे अपनी पीएचडी के लिए यूज करती है। एक और पुराना सीन दिखाया जाता है जहां यंग थियो अकेली कमरे में डांस कर रही होती है। अचानक दरवाजे के बाहर से कोई नॉब घुमाता है जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। जब वो चेक करती है वहां कोई नहीं होता। प्रेजेंट टाइम में भी थियो क्लब्स में लोगों के बीच होकर भी अकेली होती है। उसका टच उसे दूसरों से जोड़ भी देता है और उनसे अलग भी कर देता है। इसीलिए वो ग्लव्स पहनती है ताकि दूसरों के घोष उस पर असर ना करें। फ्लैशबैक में ल्यूक किचन के डम्ब वेटर पर बैठना चाहता है और थियो उसकी मदद करती है। ल्यूक नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहां वो एक खौफनाक चीज देखता है जो अंधेरे से रेंगती हुई उसकी तरफ आती है। उसका गोश्त लटक रहा होता है और आंखों में सिर्फ सफेदी होती है। पेरेंट्स दोनों बच्चों की चीखें सुनकर भागते हुए आते हैं। ल्यूक फिजिकली ठीक होता है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा के लिए जख्मी हो जाता है। प्रेजेंट डे में थियो खुद अपने बेड के पास मिस्टर स्माइली को खड़ा हुआ देखती है। ये वही वक्त होता है जब शर्ली उसे नेल की खुदकुशी की खबर देने आ रही होती है। कहानी फिर नेल की शादी के खुशगवार लम्हों पर जाती है जहां फैमिली हंस रही होती है। इसी शादी में स्टीवन और नेल गलती से थियो को किसी के साथ इंटीमेट मोमेंट में देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि थियो औरतों की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये एक रेयर स्वीट फैमिली मोमेंट होता है। ल्यूक अब भी बेसमेंट के डर से परेशान होता है क्योंकि वो कमरा ब्लूप्रिंट्स में मौजूद ही नहीं होता। थियो अपने टच का यूज करके ल्यूक के डर को समझने की कोशिश करती है और घर इन्वेस्टिगेट करती है।
वो जमीन में छुपा हुआ हैच ढूंढती है और नीचे अंधेरे में उतरती है। वहां उसे लूक की शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा मिलता है और फिर एक बंद दरवाजा। प्रेजेंट टाइम में थियो केल्सी के फोस्टर पेरेंट्स के घर जाती है। वो बेसमेंट देखना चाहती है। सोफा को टच करते ही उसे डार्क फीलिंग्स महसूस होती हैं। वो जानबूझकर एक ग्लव उतारकर फॉस्टर फादर से हाथ मिलाती है और उसकी मुस्कुराहट को महसूस करती है। थियो समझ जाती है कि असल मॉन्स्टर मिस्टर स्माइली नहीं बल्कि ये आदमी खुद है जो बच्चे पर जुल्म कर रहा है। यहाँ हॉरर सुपरनैचुरल से ज्यादा इंसानी बन जाता है। फ्लैशबैक में थियो बेसमेंट में पुराने ओनर्स की किताब ढूंढती है जो उनके छुपे हुए राजों से भरी होती है। ओलिविया को पता चलता है कि ये जगह कभी बूटलेगिंग के लिए यूज होती थी। ओलिविया बताती है कि थियो की तरह उसकी नानी ग्रैंडमा मैरी भी सेंसिटिव थी, इसीलिए ओलिविया उसे उसकी पहली ग्लव्स देती है। एपिसोड के एंड में थियो फ्यूनरल होम के मॉर्ग में नेल की लाश को देखने जाती है। वो अपना ग्लव उतारकर बहन को टच करती है। जो कुछ वो महसूस करती है वो उसे बुरी तरह तोड़ देता है। वो रोती हुई वहां से निकलती है और कंफर्ट के लिए अपनी रीसेंट पार्टनर के पास चली जाती है। अब थियो जान चुकी होती है कि नेल के साथ क्या हुआ था और ये सच उसे दोबारा हिल हाउस की तरफ खींच रहा था। आखिरी फ्लैशबैक में उस रात का ग्लिम्स मिलता है जब ह्यू फैमिली को घर से निकाल रहा होता है। थियो जब अपने बाप को टच करती है तो उस पर इमेजेस का तूफान आ जाता है। एक छोटी भूतनी, सड़ी हुई लाश, सफेद चेहरा, रेड डोर और अपने बाप को अपनी मां को धक्का देते हुए। ये सब इस बात का इशारा है कि क्रेन फैमिली के राज अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आए। यंग लूक बचपन से ही हिल हाउस में एक अजीब सी तन्हाई का शिकार था। उसका सिर्फ एक दोस्त था, एबिगेल, जो असल में जिंदा नहीं बल्कि उस घर की एक रूह थी। लूक उससे अपने डर शेयर करता, खासकर वो चीज जो उसने बेसमेंट में देखी थी। बचपन के ये खौफनाक तजुर्बे उसकी जिंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ गए कि बड़ा होकर लूक एक सवियर ड्रग एडिक्ट बन गया। प्रेजेंट टाइम में लूक रिहैब में होता है, जहां वो दूसरे एडिक्ट्स की कहानियां सुनता है। वहां एक फौजी अपनी जंग और ट्रॉमा की बात करता है कि आग में इंसानी आंखें कैसे पिघल जाती हैं। ये बातें लूक के दिमाग में बचपन के हॉरर्स को और जिंदा कर देती हैं। लूक को महसूस होता है कि चाहे बंदा अंधा हो जाए या नशे में डूब जाए, यादों और घोस्ट से कभी छुटकारा नहीं मिलता। बचपन में लूक ने अपने वालिद ह्यू को बेसमेंट के मॉन्स्टर की ड्राइंग दिखाकर कहा था कि ये घर बुरा है। ह्यू और ओलिविया ने इसे सिर्फ बच्चों का वहम समझा। रिहाब में लूक की दोस्ती जोई से होती है, जो एक स्ट्रीट सर्वाइवर और एडिक्ट है। दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं। लूक उसे उम्मीद देता है कि वो क्लीन रह सकती है। एक रात लूक अपनी बहन नेल को देखता है, जो उसे सिर्फ एक लफ्ज कहती है, गो। ये वही नेल होती है जो उसकी ट्विन थी और जिनके दरमियान हमेशा एक गहरा रूहानी कनेक्शन रहा। इस विजन के बाद लूक उठता है और देखता है कि जोई रिहैब से भाग चुकी है। सब समझते हैं कि लूक भी उसके साथ गया होगा, जबकि हकीकत में वो सिर्फ उसकी फिक्र कर रहा होता है। जोई उसकी एक नोट छोड़ जाती है, डोंट फॉलो मी। इसी टेंशन में लूक खुद भी रिहैब छोड़ देता है। रास्ते में उसे वो बोलर हैट वाला लंबा आदमी नजर आता है, वही गोस्ट जो बचपन से उसका पीछा करता आ रहा है। बचपन का सबसे खौफनाक सीन तब होता है जब लूक रात को टैपिंग की आवाज सुनता है। हॉलवे में उसे एक लंबा पतला भूत दिखाई देता है जो केन से जमीन पर टैप करता हुआ तैर रहा होता है। ये गोस्ट कमरे में आकर पहले नेल को देखता है, फिर लूक के बेड के पास आता है और उसका बोलर हैट वापस ले लेता है। जब लूक बेड के नीचे छुप जाता है, गोस्ट उसके बिल्कुल करीब आकर उसे देख लेता है। ये ट्रॉमा लूक कभी भूल नहीं पाता। एडल्ट लूक जब जोई को शहर की सड़कों पर ड्रग्स के असर में देखता है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है। रिहैब वालों से मदद नहीं मिलती, इसीलिए लूक पैसों के लिए स्टीवन के पास जाता है। स्टीवन की बीवी लई उसे पैसे देने से इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ये पैसे नशे में चले जाएंगे। लूक मजबूरन स्टीवन के घर से चीजें चुरा लेता है, जो हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं। स्टीवन आखिरकार लूक को कुछ पैसे और अपना कैमरा दे देता है। ये पैसे सिर्फ 1-2 दिन चल पाते हैं। जोई फिर से भाग जाती है और लूक को भी लूट कर चली जाती है। लूक सड़कों पर अकेला रह जाता है, उससे जैकेट और जूते भी छीन लिए जाते हैं। इसी हाल में वो पेज को फोन करता है जहां स्टीवन भी मौजूद होता है और यहीं लूक को पता चलता है कि नेल मर चुकी है। एपिसोड के आखिर में लूक अपनी बहन नेल के साथ बचपन के लम्हे याद करता है, जब वो उसे बेंट नेक्ड लेडी के डर से बचाने की कोशिश करता था। आज भी लूक अपने आप को रूटीन्स में बांध कर रखता है, चलना, गिनना, फैमिली मेंबर्स के नाम दोहराना, मगर बोलर हैट वाला गोस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिर जब वो उस शक्ल को देखता है तो उसकी नीचे उसकी माँ ओलिविया होती है, जो उसे कहती है, कम होम माय लव।
इसी वक्त स्टीवन और पेज वहां पहुंच जाते हैं। लूक को बताया जाता है कि नेल ने खुदकुशी की है, मगर लूक इस बात पर यकीन नहीं करता। उसे अपनी ट्विन से इतना गहरा कनेक्शन महसूस होता है कि वो जानता है कुछ और था जो नेल को ले गया, सिर्फ सुसाइड नहीं। हिल हाउस की पहली रात ही छोटी नेल के लिए कयामत बन जाती है। वो अपने बेड के पास किसी चीज की मौजूदगी महसूस करती है और अचानक बेंट नेक लेडी उसके सामने आकर चीखती है। नेल भी चीख उठती है और ल्यूक जाग जाता है। ओलिविया और ह्यू उसे उठाकर अपने साथ सुला लेते हैं और तसल्ली देते हैं कि ये सिर्फ उसका वहम था, कुछ भी रियल नहीं। अगली रात नेल अपने कमरे में सोने से इनकार कर देती है और लाउंज के काउच पर सो जाती है। उसकी माँ ओलिविया भी नीचे ही जमीन पर लेट जाती है। जब ओलिविया नींद में उठकर चली जाती है, नेल जागती है और फिर वही साया, बेंट नेक लेडी, हवा में तैरती हुई उसके ऊपर होती है। नेल बिल्कुल हिल भी नहीं पाती, आवाज भी नहीं निकाल सकती। ये बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस जैसा एक्सपीरियंस होता है, जैसे ओल्ड हैक का कॉन्सेप्ट, जहां जिस्म कैद और दिमाग जाग रहा होता है। बड़ी होकर नेल अपने स्लीप इश्यूज अपने डॉक्टर को बताती है, जो बाद में उसका शौहर आर्थर बनता है। आर्थर उसे समझाता है कि गहरी नींद के स्टेजेस में कभी-कभी वेकिंग लाइफ और ड्रीम्स का बाउंड्री डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे शैडो पीपल और हैलुसिनेशंस नजर आती हैं। नेल को लगता है शायद इसका कोई साइंटिफिक जवाब हो सकता है। आर्थर और नेल की शादी और उनका प्यार बहुत खूबसूरत लगता है। पूरी फैमिली एक साथ होती है, हंसी खुशी के लम्हे होते हैं, मगर बेंट नेक लेडी नेल का पीछा नहीं छोड़ती। हिल हाउस उसके साथ कहीं भी चला जाता है। एक रात नेल पैरालिसिस में होती है। आर्थर उठता है और अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ जाती है। नेल घसीटते हुए उस तक पहुंचती है और देखती है कि आर्थर जमीन पर मरा पड़ा है। डॉक्टर्स इसे एन्यूरिज्म कह देते हैं, मगर नेल जानती है हिल हाउस ने उसे मार दिया। बचपन में नेल एक चाय सेट मिसेस डडली को दिखाती है। उसमें एक कप होता है जिसे कप ऑफ स्टार्स कहा जाता था, जो हिल फैमिली से ताल्लुक रखता था। इसी दौरान ओलिविया नेल को डांटती है कि उसने दीवार पर लिखा है, जबकि नेल मना करती है। थियो दीवार को छूकर सच महसूस करती है और वॉलपेपर के नीचे लिखा होता है, कम होम नेल। यहीं ये हिंट मिलता है कि बेंट नेक लेडी असल में नेल खुद ही है, अपनी मुस्तकबिल की रूह जो बचपन से उसे उस अंजाम की तरफ बुला रही थी। अडल्ट नेल एक बरसाती बात ल्यूक को रिहैब ले जाने आती है। ल्यूक ड्रग्स मांगता है कि वो ठीक होकर रिहैब जा सके। नेल नहीं चाहती, मगर उनका ट्विन कनेक्शन इतना गहरा होता है कि वो मान जाती है। जब ल्यूक ड्रग्स लेता है, नेल सड़क पर बेंट नेक लेडी को खड़ा देखती है, जैसे वो हमेशा से उसका इंतजार कर रही हो। थियो जब नेल से मिलती है, नेल उसे कहती है कि अपनी पावर्स यूज करे। पहले पिलो पर कुछ महसूस नहीं होता, फिर नेल उसे जमीन के उस हिस्से को छूने पर मजबूर करती है जहां आर्थर मरा था। थियो डर के मारे मना करती है। यहीं से पता चलता है कि नेल अंदर से टूट रही है। बहनों के दरमियान बहस होती है और थियो चली जाती है। स्टीवन अपनी बुक प्रमोट कर रहा होता है, मगर नेल उसे कॉल करके उसके यकीन ना करने पर बहुत दुख में कन्फ्रंट करती है। स्टीवन उसकी बात को फिर भी सीरियस नहीं लेता। ये तन्हाई नेल को और अंदर से तोड़ देती है। साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद नेल मैसाचुसेट्स के उस मोटेल में रुकती है जहां बचपन में हिल हाउस छोड़ने के बाद वो रुकी थी। वो फैमिली मेंबर्स को गिनना शुरू करती है, अपना पुराना कूपिंग मैकेनिज्म। नींद में वो ल्यूक को सीलिंग पर देखती है, ओवरडोज की हालत में। कोई दरवाजे पे पीट रहा होता है, मगर वो हिल नहीं पाती। हिल हाउस के आखिरी दिन के बाद ह्यू वापस आता है, लाल पेंट में लिपटा हुआ जैसे खून हो। नेल ही सिर्फ जागी होती है। ह्यू उसे कुछ सच बताता है, पॉकेट वॉच देता है और वादा करता है कि वो वापस आएगा, मगर कभी नहीं आता। ल्यूक की फिक्र में नेल हर किसी को कॉल करती है। जब स्टीवन का मैसेज आता है कि ल्यूक रिहैब में ठीक है, नेल को समझ आ जाता है कि हिल हाउस उसके दिमाग से खेल रहा है। आखिर वो वापस हिल हाउस आ जाती है। घर के अंदर जाकर उसे लगता है सब ठीक है। उसके बहन भाई बचपन जैसे बात कर रहे होते हैं। माँ कहती है, वी ऑलवेज बिलीव्ड यू। नेल ड्रेस पहनती है, नीचे आती है और देखती है कि उसकी पूरी फैमिली, ओलिविया, एबिगेल और ल्यूक सोबर होकर वापस आ गए हैं। वो आर्थर के साथ डांस करती है, मगर असल में वो अकेली होती है। जब हैलुसिनेशन खत्म होती है, आर्थर गायब हो जाता है। ओलिविया, एबिगेल और ल्यूक उसे रेड रूम की तरफ ले जाते हैं। वहां ओलिविया का घोस्ट नेल के गले में लॉकेट को नूस बनाकर उसे नीचे गिरा देता है। इसी लम्हे नेल अपनी मौत से गिरती हुई बेंट नेक लेडी बन जाती है, जो हर टाइमलाइन में खुद को देख रही थी। नेल की लाश जब कॉफिन में तैयार होती है तो शर्ली और थियो उसे गौर से देखती हैं। थियो सीधा कह देती है, ये सोई हुई नहीं लग रही, ये डेड लग रही है। और साथ ही उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो कहते हैं मुर्दे सोते हुए लगते हैं। इसी दौरान स्टीवन और लूक फ्यूनरल होम पहुंचते हैं। लूक के लिए वहां रहना बहुत मुश्किल होता है।
उसका नशा और गिल्ट दोनों उसे तोड़ रहे होते हैं। स्टीवन उसे संभालता है और दोनों भाई मिलकर नेल को देखने जाते हैं। स्टीवन अंदर से ज्यादा टूट चुका होता है, खासकर इसलिए कि अब उसके यकीन बदल चुके हैं और ऊपर से वो अपनी मरी हुई माँ ओलिविया को इधर उधर घूमते हुए भी देख रहा होता है। फैमिली स्टीवन से पूछती है कि नेल के साथ असल में क्या हुआ। स्टीवन वही बताता है जो उसने अपने बाप ह्यू से सुना होता है। शर्ली पहले ही जानती होती है कि नेल ने फांसी लगाई। इसी बीच ह्यू वहां आ जाता है। ये रियूनियन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती, सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस और पुराने ज़ाम। ह्यू अपने बच्चों को अब भी बच्चे ही देखता है, हत्ता कि नेल को भी कॉफिन में एक बच्ची की तरह। बैकग्राउंड में बेंट नेकलेडी खामोशी से सबको देखती रहती है, जैसे अपने गम पर हंस रही हो। ह्यू वॉशरूम जाता है और उसका दिमाग उसे वापस हिल हाउस ले जाता है। उसे याद आता है वो रात जब शैंडलियर टूट कर गिरा था, तूफान चल रहा था और ओलिविया घर में नींद में चलती हुई घूम रही थी। बच्चे डर गए थे, बिजली चली गई थी और छोटी नेल ने फिर से बेंट नेकलेडी को देखा था। इसी केओस में नेल अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है और पूरी फैमिली उसे ढूंढने लगती है। वापस फ्यूनरल होम में बहन भाई पुरानी यादें याद करते हैं। स्टीवन एक अजीब सा लफ्ज याद करने की कोशिश करता है जो नेल यूज करती थी। थियो याद दिलाती है कि वो लफ्ज पफलोप था, एक मोटा सा लिफाफा जो उनकी माँ सेंटा क्लॉज के लेटर्स के लिए कहा करती थी। ह्यू अपनी बेटी के बारे में बताता है कि नेल कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी, हमेशा अपने भाई बहनों के लिए ही दुआ करती थी। शर्ली को यह सब सुनकर और गुस्सा आता है। बातें धीरे धीरे इल्जाम और राज की तरफ चली जाती हैं। स्टीवन पूछता है कि क्या नेल के मंथली लेटर्स उसकी मेंटल हालत का इशारा थे। ह्यू बेंट नेक लेडी का जिक्र करता है, जिस पर स्टीवन चीख पड़ता है और हेरिडिटरी मेंटल इलनेस का लफ्ज यूज करता है। यहीं पे सारे राज फट पड़ते हैं। शर्ली स्टीवन पर चिल्लाती है कि उसने उनकी फैमिली की पेन को बिजनेस बना दिया। फिर थियो सच बता देती है कि उसने बुक के पैसों से अपनी पीएचडी की, जो शर्ली को बिल्कुल पागल कर देता है। और आखिरी धक्का तब लगता है जब केविन बता देता है कि उसने भी वही ब्लड मनी लिया था, इसीलिए उसका दूसरा चेकबुक था। शर्ली बर्दाश्त नहीं कर पाती और केविन और थियो दोनों को वहां से निकाल देती है। इसी बीच शर्ली देखती है कि नेल की आंखों पर बटन्स रखे हुए हैं, बिल्कुल उस पुरानी रस्म की तरह जहां मुर्दे की आंखों पर सिक्के रखे जाते थे। तभी अचानक बिजली चली जाती है, बिल्कुल उसी रात की तरह हिल हाउस में। ह्यू अंधेरे में अपनी बेटी को, बेंट नेक लेडी को खड़ा दिखता है। ह्यू को याद आता है कि उस रात हिल हाउस के घोस्ट्स उनके गिर्द घूम रहे थे। ओलिविया उन्हें देख सकती थी, ह्यू नहीं। बच्चों ने किसी बड़े भेड़िए जैसी चीज देखी थी जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं, और फिर नेल अचानक मिल गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब सब कुछ रिपीट हो रहा हो। ह्यू और लुक बात करते हैं कि बटन्स किसने रखे। दोनों जानते हैं कि ये कोई इंसानी हरकत नहीं। लोग धीरे धीरे समझने लगता है कि न उसकी मां ने खुदकुशी की थी ना नेल ने। स्टीवन इस बात पर फिर गुस्सा हो जाता है, जब तक ह्यू सीधा हिल हाउस को उन सब की बर्बादी की वजह नहीं कह देता। इसी वक्त नेल का कॉफिन खुद ब खुद गिर जाता है और लाइट्स वापस आ जाती हैं, जैसे नेल खुद कह रही हो, बश करो। शर्ली मेकअप फिक्स करने जाती है और वहां केविन और थियो को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ लेती है। एपिसोड के आखिर में ये समझ आता है कि नेल कभी कहीं नहीं थी, वो हमेशा वहां थी, उन्हें बुला रही थी, मगर ज्यादातर फैमिली ने कभी उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। यही नेल की पूरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच था। एपिसोड की शुरुआत यंग ह्यू क्रेन से होती है, जो पुलिस इंटेरोगेशन रूम में बैठा होता है। उसकी आंखों में खौफ और थकान साफ नजर आती है। पुलिस सिर्फ कुछ चीजें क्लियर करना चाहती है। टेक्निकली वो अरेस्ट में नहीं होता, लेकिन सिचुएशन बहुत बुरी होती है। ओलिविया मर चुकी होती है, उसका पोस्टमार्टम होने वाला होता है और एक दूसरी लाश भी मिल चुकी होती है। ऊपर से ह्यू के बच्चे एक मोटेल रूम में ट्रॉमाटाइज्ड वेट कर रहे होते हैं। प्रेजेंट डे में ह्यू अपनी मरी हुई बीवी ओलिविया से बातें करता है जैसे वो जिंदा हो। वो उससे टाई सिलेक्ट करने का मशवरा लेता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी नेल के जनाजे पर जाना होता है। शर्ली के घर पहुंचकर वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलता है। केविन साइड पर शर्मिंदा सा रहता है, जबकि शर्ली फोन पर गुस्से में होती है। ह्यू का रवैया बताता है कि वो अभी भी अपनी फैमिली से इमोशनली जुड़ा हुआ है, मगर गिल्ट उसे खाए जा रहा है। फ्लैशबैक में हिल हाउस के अर्ली दिन दिखाए जाते हैं। तूफान के बाद ह्यू और हॉरेस डडली घर का जायजा लेते हैं। घर बहुत ज्यादा डैमेज्ड होता है। स्टीवन नोटिस करता है कि एक दीवार पानी की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी है। ये सिर्फ तूफान का नतीजा नहीं होता, बल्कि अंदर पाइप्स फटने का इशारा होता है। दीवार तोड़कर जब वो अंदर देखते हैं तो ब्लैक मोल्ड मिलता है। ह्यू पोलरॉइड फोटो लेता है और उस तस्वीर में मोल्ड की शक्ल एक बच्चे जैसी लगती है। दीवार के अंदर से स्क्रैचिंग की आवाज भी आती है, जैसे कोई चीज कैद हो। फ्यूनरल से पहले ह्यू थियो से मिलता है।
थियो अपनी गलतियों का इकरार करती है और कहती है कि उसने क्रेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बहुत बुरा काम किया। ह्यू उसे तसल्ली देता है और दोनों के दरमियान थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। इस सीन में भी ओलिविया चुपचाप मौजूद होती है, देखते हुए सुनती हुई। फ्यूनरल पर पूरी फैमिली जमा होती है, हत्ता कि स्टीवन की अलग रह चुकी बीवी ली भी। लूक चुपचाप अपनी एडिक्शन से लड़ रहा होता है और थियो हैंगओवर से। ट्रिश का आना थियो को और कंफ्यूज कर देता है। यहीं पता चलता है कि ओलिविया को बचपन से ही अंदाजा था कि थियो लेस्बियन है। फिर आंट जैनेट आती है। ह्यू के साथ टेंशन होती है, मगर बच्चे उसे देखकर खुश होते हैं। हिल हाउस के बेसमेंट में ह्यू ब्लूप्रिंट्स देखता है। उसे लगता है कि रेड रूम ही सारी लीकेज और मसलों की वजह है। लेकिन जो प्लान्स ओलिविया ने बनाए होते हैं वो असली हिल हाउस के प्लान्स नहीं होते। फ्यूनरल में शर्ली अपनी बहन के लिए यूलॉजी देती है और शी इज जस्ट अवे पोएम पढ़ती है। उसके बाद लूक खड़ा होता है और नेल को अपनी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग सहारा बताता है। वो हमेशा मेरी बड़ी बहन रही। फ्लैशबैक में मिस्टर डडली ह्यू को हिल हाउस की डार्क हिस्ट्री बताता है। उसकी माँ वहाँ काम करती थी और धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। ह्यू अपनी बीवी के ऑफिस में जाकर देखता है कि उसके ब्लूप्रिंट्स गलत हैं। बेसमेंट में फैंस लगाते वक्त वो मोल्ड वाली दीवार को घूरता रहता है पर अपना हाथ जख्मी कर लेता है। गुस्से में आकर वो रेड डोर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलता। कब्रिस्तान में नेल को दफन किया जाता है। लूक को अपनी बहन की रूह नजर आती है, बेंट नेक लेडी। उसकी माँ भी उसे कब्र में नीचे खींचने की कोशिश करती है। स्टीवन गुस्से में लूक को क्रेजी कह देता है, ये भूल करके वो खुद भी गोस्ट देख चुका है। ह्यू को एक्सपीरियंस अलग होता है। वो ओलिविया को बिल्कुल नॉर्मल देख रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक रात ओलिविया स्लीप वॉकिंग में ह्यू के ऊपर बैठी होती है। स्क्रू ड्राइवर उसके गले पर रखा होता है। जागकर ओलिविया खुद भी डर जाती है और कहती है कि उसे याद ही नहीं। ह्यू उसे ब्लूप्रिंट्स दिखाता है और धीरे धीरे समझ आता है कि ओलिविया हिल हाउस के ऊपर अपना फॉरएवर हाउस डिजाइन कर रही थी। मतलब घर उसके दिमाग पर कब्जा कर चुका था। दफन के बाद ह्यू लूक को बताता है कि वो रोज ओलिविया से बात करता है। लूक उस पर गुस्सा करता है और ह्यू के पुराने झूठ याद दिलाता है, बिग बॉयज वाली बातें जो उसने बच्चों को सट से दूर रखने के लिए कही थी। बेसमेंट में ह्यू आखिरकार दीवार तोड़ देता है और अंदर से विलियम हिल की लाश मिलती है, वो शख्स जो सालों पहले गायब हो गया था। लाश ऐसी पोजीशन में होती है जैसे वो खुद वहां बंद हुआ हो। प्रेजेंट में ह्यू नोटिस करता है कि लूक ने शर्ली और थियो के कार्ड्स चुरा लिए हैं। बाद में फैमिली को भी पता चल जाता है। जमीन पर मिट्टी के निशान उन्हें फ्यूनरल होम के ऑफिस तक ले जाते हैं, जहां फॉरएवर हाउस का मॉडल टूट चुका होता है। अंधेरे में ओलिविया की लाश रेंगते हुए नजर आती है, फिर गायब हो जाती है। ह्यू और थियो इस बात को शर्ली को समझा नहीं पाते। एपिसोड का एंड फिर से इंटेरोगेशन रूम में होता है। ह्यू पुलिस को कहता है कि घर ने मेरी बीवी को मारा। पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करती, खासकर इसलिए कि ह्यू ने 3 घंटे बाद कॉल की थी। रेड रूम का सवाल उठता है। ह्यू चुप हो जाता है। वो मानता है कि वो रेड रूम के अंदर गया था जब उसने दरवाजा खुला देखा, और यहीं से हिल हाउस का सबसे बड़ा राज पूरी तरह से खुलने वाला होता है। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम स्टीवन और उसकी वाइफ ली को देखते हैं। स्टीवन और उसकी वाइफ ली बच्चे के लिए ऑप्शंस डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां आईयूआई और आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट्स बाद में आते हैं। ली इस बात को लेकर सीरियस होती है, लेकिन स्टीवन का जहन कहीं और भटका होता है। उसे बार बार अपनी माँ ओलिविया का साया नजर आता है। बाद में ये सच सामने आता है कि स्टीवन ने कॉलेज के बाद वसैक्टमी करवा ली थी, क्योंकि वो कभी बच्चे नहीं चाहता था। उसे डर था कि क्रेन फैमिली की जो मेंटल इलनेस नस्ल दर नस्ल चली आ रही है वो उसके बच्चों तक ना पहुंच जाए। फ्यूनरल होम में शर्ली अपने क्रेडिट कार्ड के लिए परेशान होती है जो लूक ने चुरा लिया होता है। सब सिबलिंग्स टेंशन में होते हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि ह्यू और थियो ने अभी कुछ ही देर पहले मरी हुई ओलिविया को जमीन पर रेंगते हुए देखा होता है। थियो का साइकोलॉजिस्ट उसे ये भी समझाता है कि फैमिली में सुसाइड्स अक्सर एक पैटर्न बना लेते हैं। स्टीवन को शक होता है कि लूक शायद मेथडॉन मिल गया होगा, जहां ड्रग्स का लेना देना होता है, इसलिए वो अपने फादर ह्यू के साथ उसे ढूंढने निकलता है। इस सफर के दौरान ह्यू अपनी शादी और ओलिविया के बारे में बात करता है और उनके रिश्ते को काइट और लाइन से कंपेयर करता है, जहां दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हुए भी तने रहते थे। फ्लैशबैक में हम हिल हाउस के बेसमेंट में यंग स्टीवन को देखते हैं जो अपने फादर के काम में मदद करना चाहता होता है। ह्यू उसे जिम्मेदारी देता है कि जब तक माँ कुछ अरसे के लिए आंट जैनेट के घर जा रही है वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखे। यहीं से स्टीवन का प्रोटेक्टिव नेचर उभर कर सामने आता है। इसी दिन स्टीवन अपनी माँ को किसी से बात करते हुए देखता है, लेकिन जब वो करीब जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता।
हैलोवीन के दिन केविन बच्चों को ट्रिक और ट्रीट के लिए ले जाता है, जबकि शर्ली घर पर रहती है। सफाई के दौरान उसे मॉडल हाउस के अंदर ब्लैक मोल्ड मिलता है, जो हिल हाउस की गंदी और जहरीली रूह का इशारा होता है। इसी दौरान दरवाजे पर बार बार नॉक होती है, लेकिन जब शर्ली दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। कार में स्टीवन अपनी मां की डेथ रिपोर्ट का जिक्र करता है, जिसमें उसके सर और जिस्म पर बहुत ज्यादा चोटों का लिखा होता है। स्टीवन अपने फादर को अब भी इस बात का जिम्मेदार समझता है कि उसने ओलिविया को अकेला छोड़ दिया, जिस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। इसी बीच यंग स्टीवन अपनी मां के लिए एक पुरानी वैनिटी रिस्टोर करने का प्लान करता है। मिसेस डडली के पास पेंट लेने जाकर उसे पॉपी हिल की तस्वीर मिलती है, जो विलियम की जहनी तौर पर बीमार बीवी थी। वैनिटी के अंदर फिर से ब्लैक मोल्ड होता है, जिसे स्टीवन पेंट से छपा देता है। जब वो वैनिटी मां को देता है तो पहले ओलिविया खुश होती है, लेकिन अचानक गुस्सा होकर शीशा तोड़ देती है और स्टीवन को धरा देती है। प्रेजेंट में शोली के लिए हैलोवीन और भी खौफनाक हो जाता है जब डोर, खिड़कियों और दीवारों पर नॉकिंग शुरू हो जाती है। इसी वक्त थियो माफी मांगने आती है और कहती है कि केविन के साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहनों के दरमियान झगड़ा बढ़ जाता है। शोली कहती है कि थियो ने हमेशा हदें क्रॉस की हैं, जबकि थियो का कहना होता है कि शर्ली अपनी जिंदगी से सबको दूर कर देती है। तभी क्रेडिट कार्ड यूसेज का नोटिफिकेशन आता है और सबको अंदाजा होता है कि लूक वापस हिल हाउस जा रहा है। ह्यू और स्टीवन गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पता चलता है कि लूक ने पेट्रोल के 5 कैन खरीदे हैं। अब सब समझ जाते हैं कि लूक घर को जला देना चाहता है। यहीं ह्यू अपने बेटा को सच बताता है कि हिल हाउस उनकी फैमिली को एक अनफिनिश्ड मील समझता है और मौका मिले तो उन्हें निगल लेगा। वो कहता है कि इसीलिए उसने सालों तक बच्चों को अंधेरे में रखा। ह्यू स्टीवन को बताता है कि उसकी बुक की वजह से वो सबसे ज्यादा खतरे में है, और फिर विटनेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट समझाता है, जहां घर की चीजें अपनी कहानी खुद बताती हैं। वो खुलासा करता है कि जिस घड़ी को स्टीवन रिपेयर होते हुए याद करता है, वो असल में कभी रिपेयर हुई ही नहीं थी, और जो आदमी उसे ठीक कर रहा था वो एक घोस्ट था। इसी तरह ट्री हाउस भी कभी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ थियो और शर्ली भी हिल हाउस की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक गाड़ी के बैक सीट में उनकी मरी हुई बहन नेल चीखती हुई नजर आती है, जिससे एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। थियो बताती है कि उसने नेल की लाश को छूकर जानना चाहा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वही खालीपन उसके अंदर रह गया, और केविन के साथ उसका लम्हा सिर्फ कुछ महसूस करने की कोशिश था। हिल हाउस पहुंचकर लूक पूरे घर में पेट्रोल बहा देता है और लाइटर जलाकर फेंक देता है, लेकिन आग नहीं लगती। सीढ़ियों पर उसे अपनी माँ ओलिविया नजर आती है, जो खामोशी से उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। तभी पीछे से एक खौफनाक रूह लूक के चेहरे को पकड़ लेती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, एक और भयानक राज के साथ। ओलिविया धीरे धीरे अपनी रियलिटी पर कंट्रोल खो रही होती है। छोटी छोटी यादें और वक्त के हिस्सों से निकल जाना शुरू हो जाता है, जो उसे खुद भी परेशान कर देता है। पहली आंधी के बाद मिसेस डटली सफाई कर रही होती हैं और मिसेस क्रेन उसके साथ होती हैं, जहां ओलिविया अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में थोड़ा खुलकर बात करती है और बताती है कि उसका बाप बचपन में ही गुजर गया था। वो उस लम्हे का जिक्र करती है जब फ्यूनरल के बाद घर आकर वो पहली बार रोई, और उसके रोने के साथ ही बारिश शुरू हो गई, जो बाद में ओलों में बदल गई। लेकिन वो ओले नहीं बल्कि स्याह पत्थर थे। ओलिविया बताती है कि हिस्ट्री में कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है, जैसे सिसिली, जबकि मिसेस डडली बाइबल और रेवलेशन का हवाला देती है, जहां लिखा है कि आसमान से बहुत भारी ओले बरसे थे। रेवलेशन 1621 के मुताबिक ओलिविया के माइग्रेन्स और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, जिससे रोजमर्रा जिंदगी संभालना मुश्किल होता जा रहा होता है। सुपरनैचुरल चीजों को मेंटल इलनेस समझकर बर्दाश्त करना तो और भी मुश्किल। यहाँ तक कि छोटी शर्ली और लूक भी महसूस करने लगते हैं कि उनकी माँ ठीक नहीं है। एक दिन ओलिविया घर के एक कमरे में दाखिल होती है और अचानक खुद को फ्यूनरल होम के मॉर्ग में पाती है, जहां मरी हुई नेल एक स्लैब पर लेटी होती है। फिर वो लूक की लाश भी देखती है, जो ओवरडोज से मर चुका होता है। नेल उठकर बात करना चाहती है, लेकिन उसका मुंह एम्बॉल्विंग की वजह से बंद होता है। ओलिविया ये सब ह्यू को एक बुरे ख्वाब के तौर पर बताती है और हकीकत को तस्लीम करने के बजाय इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कह के टाल देती है। एक रात ओलिविया को लगता है कि घर में कोई और भी है। वो एक औरत को अपने शौहर के ऊपर खड़ी देखती है। वो पॉपी हिल होती है। दोनों औरतें अपने बच्चों को महफूज रखने के बारे में बात करती हैं और पॉपी इस चीज़ को अच्छी तरह जानती होती है। पॉपी अपने ख्वाबों का जिक्र करती है, जहां उसने अपने बच्चों को मरते देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओलिविया ने देखा होता है। पॉपी, जो खुद एक मुर्दा रूह होती है, ओलिविया के जहन में रॉट और लॉस के खौफनाक ख्यालात भर देती है और कहती है कि अगर बच्चे उन बुरे ख्वाबों में फंस गए हों तो उन्हें जगाने का एक तरीका होता है। ओलिविया होश में तब आती है जब एक रात वो अपने शौहर के सीने पर बैठी होती है और उसके गले पर स्क्रू ड्राइवर रखा होता है।
इसके बाद वो घर के अजीब फ्लोर प्लान का सामना करती है और अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि वो ज़हनी तौर पर टूट रही हैं। वो घर में यूं घूमती है जैसे खुद भी एक घोस्ट हों और ह्यू अपनी पूरी फिक्र के बावजूद इस सब को चलने देता है। एक रात बच्चों को सुलाते हुए ओलिविया नेल और लूक से उनके बुरे ख्वाबों के बारे में सुनती है। दोनों बच्चे बताते हैं कि जब वो बड़े होते हैं तो अंधेरा उन्हें पकड़ लेता है। छोटी नेल सिल्वर टेबल का जिक्र करती है और लूक कहता है कि वो बड़ा होकर अपने अंदर जहर डालेगा। वो दोनों कहते हैं कि ये सब उनकी माँ ने उनके साथ किया है। फिर वो पूछते हैं, मम्मी क्या हम आपके साथ महफूज हैं? लेकिन असल में ये बच्चे नहीं बल्कि एक और ऑपरेशन होती है। ये वही लम्हा होता है जो हम पहले भी देख चुके हैं, जब स्टीवन अपनी माँ को खाली कमरे से बात करते हुए देखता है। ओलिविया फिर भी इस सब को सिर्फ एंग्जाइटी समझती रहती है और खुद को एक हिस्टेरिकल औरत मानकर अपने ख्यालात को दबाती रहती है। सिर्फ मिसेस डडली ही होती हैं जो उसे तसल्ली देती हैं कि अपने एहसासात को सुनना चाहिए, क्योंकि उसका अपना तजुर्बा इस घर के साथ उसे दूसरों से ज़्यादा समझदार बना चुका होता है। स्टीवन अपनी माँ के लिए वैनिटी ठीक करता है, लेकिन ओलिविया बाद में उसका शीशा तोड़ देती है और कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था, जबकि ह्यू इस बात पर यकीन नहीं करता। असल में ओलिविया मदद के लिए चीख रही होती है, लेकिन ह्यू हर चीज़ को स्ट्रेस और नॉर्मल चीज़ों से जोड़कर देखना चाहता है। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि सुबह ओलिविया को यहाँ से दूर ले जाया जाए और वो आंट जेनेट के घर जाने के लिए निकलती हैं। बच्चे उदास होते हैं और लूक चाहता है कि उसकी घोस्टली दोस्त एबिगेल उसके कमरे में स्लीप ओवर करे जब माँ घर पर ना हो। जब ओलिविया चली जाती है, ह्यू नीचे काम कर रहा होता है और उसे बेसमेंट की दीवार पर लगा वो ब्लैक मोल्ड का दाग गायब मिलता है, जो बिल्कुल एक बच्चे की शक्ल जैसा लगता था। लेकिन ओलिविया दूर रहने के बजाय रात के वक्त वापस घर आ जाती है जब पूरी फैमिली सो रही होती है। वो नीचे जाकर रैट पॉइजन की बोतल ढूंढ लेती है। शर्ली अपनी माँ को किचन में एक टी पार्टी तैयार करते हुए देखती है और यहाँ ये खौफ पैदा होता है कि शायद वो अपने सबसे छोटे बच्चों को रेड रूम में किसी भयानक पार्टी के लिए ले जाने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ल्यूक ने मोटेल वाली रात का जिक्र किया था। बच्चों के कमरे में ओलिविया ल्यूक और नेल को सोता हुआ पाती है और तीसरे बेड पर एबिगेल भी होती है। उन सबको चाय पीने की दावत देती है और उन्हें रेड रूम के अंदर ले जाती है। नीचे ह्यू एक खौफनाक ख्वाब से जागता है और शर्ली बताती है कि माँ वापस आ चुकी है। ऊपर ओलिविया बच्चों को चाय डाल रही होती है, जबकि नीचे ह्यू किचन काउंटर पर लगी जहर की बोतल देख लेता है। अचानक एबिगेल चाय पीने के बाद घबरा कर खांसने और उल्टी करना शुरू कर देती है। ओलिविया बच्चों को कहती है कि वो महफूज है और इसी लम्हे ह्यू रूम में घुसकर टेबल उलट देता है। वो अपनी बीवी को दीवार से जा लगाता है और बच्चों को रेड रूम से बाहर निकाल लेता है, जबकि ओलिविया और पहले से मरी हुई एबिगेल वहां अकेले रह जाते हैं। यहीं से हिल हाउस की उस आखिरी रात का असल खौफ शुरू होता है। घर की तमाम रूहें ह्यू के सामने अपनी मौजूदगी का इजहार करती हैं और वो बस किसी तरह अपने बच्चों को महफूज निकालने की कोशिश करता है। ओलिविया भी उन रूहों को महसूस करती है। वो उसे अपने कब्जे में ले लेती हैं और उसे यकीन दिला देती हैं कि ह्यू बच्चों को किसी बुरी जगह ले जा रहा है। फिर ओलिविया रेड रूम की तरफ जाती है और फिर बिल्कुल सालों बाद नेल की तरह स्पाइरल स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ जाती है। रस्सी यूज करने के बजाय ओलिविया नीचे छलांग लगा देती है और जमीन पर गिरकर उसका सर फट जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्रेन फैमिली पहली बार हिल हाउस आती है, पुरुम्मीद और खुश, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये घर उनकी जिंदगियों को किस खौफनाक अंजाम तक ले जाने वाला है। यंग शर्ली और नेल मिस्टर डडली से मिली हुई मास्टर की के साथ हिल हाउस के रेड रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसी दौरान हम देखते हैं कि थियो अपने कमरे में पौला अब्दुल का गाना लगाकर डांस कर रही होती है और अचानक उसे दरवाजे का हैंडल हिलता हुआ महसूस होता है। वो अपनी बहनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाती। थियो दरवाजे के नीचे से झांकती है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता और फिर उसकी बहनें वहां से चली जाती हैं। फ्लैशबैक में स्टीवन अपनी जिंदगी के उस दौर में लिखने की कोशिश कर रहा होता है जब वो और ली अभी साथ होते हैं और ली प्रेग्नेंट होती है। स्टीवन अपनी हिट बुक द हाउंटिंग ऑफ हिल हाउस का सीक्वल मुकम्मल करना चाहता होता है। प्रेजेंट डे में स्टीवन और उसका फादर ह्यू कई सालों बाद पहली मर्तबा हिल हाउस पहुंचते हैं। स्टीवन वहां पहले ही घोस्ट्स देखना शुरू कर देता है, जैसे बोलर हैट पहने हुए लंबा आदमी। ह्यू भी रूहें देख रहा होता है। दोनों को छोटी एबिगेल मिलती है और यहीं स्टीवन के लिए सच पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है। अब वो सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं, बल्कि एक ग्रोन मैन है जो सब कुछ वाज़े देख रहा है। बाप बेटा रेड रूम तक पहुंचते हैं।
कमरे के अंदर स्टीवन को लूक जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा मिलता है। वो अपने भाई की तरफ बढ़ता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और ह्यू बाहर रह जाता है। इसी वक्त कहानी दोबारा स्टीवन और ली के पास्ट सीन में चली जाती है, जहां स्टीवन अपने बुक की कहानी सुना रहा होता है, जो बिल्कुल उन्हीं वाकयात का अक्स होती है जो इस वक्त हिल हाउस में हो रहे होते हैं। ये स्टीवन का बनाया हुआ फ्यूचर होता है, जहां ली प्रेग्नेंट होती है, जहां वो हिल हाउस से बचकर निकल चुका होता है और अपनी सबसे कामयाब बुक का सीक्वल लिखने की कोशिश कर रहा होता है। इस नाइटमेयर में ली उसे ईटर और प्लास्टिक पैरासाइट कहती है। उस पर इल्जाम लगाती है कि वो दूसरों की जिंदगियों की कहानियां लिखकर जीता है, खुद जिंदगी को जीने के बजाय। वो कहती है कि वो भी स्टीवन की कहानी का सिर्फ एक कैरेक्टर है। फिर वो अपना पेट दिखाती है जो अंधेरे और गंदे मोल्ड से भर जाता है, और कहती है कि बच्चा भी अपने बाप की तरह ईटर होगा। ली धीरे धीरे काली और मोल्ड से भरी हुई शक्ल इख्तियार कर लेती है। स्टीवन होश में आता है और खुद को दोबारा हिल हाउस के रेड रूम में पाता है, जहां उसकी बहनें भी मौजूद होती हैं। लूक के बाजू में नीडल लगी होती है। यहाँ से हम लूक के पास्ट में वापस जाते हैं, जब वो घर को चलाना चाहता था और सीढ़ियों पर उसे अपनी माँ ओलिविया नजर आई थी। फिर एक घोस्ट ने उसे पकड़ लिया था, और फिर उस रात तक जब लूक ने जोई को बचाने की कोशिश की थी। जोई उसके पास वापस आई थी और दोनों एक महंगे होटल रूम में क्लीन होने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये भी घर का एक नाइटमेयर होता है। जोई दोबारा ड्रग्स लेना चाहती है। हिल हाउस अपने रहने वालों की कमजोरी, उनके सबसे दर्दनाक और अंधेरे लम्हों का फायदा उठाकर उन्हें वापस अपनी तरफ खींचता है, ताकि आखिरकार उन्हें पूरी तरह निगल ले। जब लूक ओवरडोज के करीब होता है तो उसे जोई की आंखें रनी एग जैसी नजर आती हैं। जब लूक रैट पॉइजन से ओवरडोज कर रहा होता है और स्टीवन उसे बचाने की कोशिश करता है, ह्यू घर के अंधेरे मोल्ड में फंस जाता है। इसी वक्त थियो और शर्ली हिल हाउस पहुंचती हैं और दोनों अपनी अपनी रूहों का सामना करती हैं। शर्ली खुद को एक होटल बार में पाती है, जहां उसने कभी एक आदमी से ड्रिंक लेने से इनकार किया था और बोनलेस कैरिबियन जर्क विंग्स मजाक में वापस भेज दी थी। असल में ये उसका नाइटमेयर होता है, जहां वो अपने शौहर केविन से धोखा करने की याद में कैद होती है। शर्ली वुड को अपनी ही फ्यूनरल में देखती है, अपनी लाश कॉफिन्स में, और फिर वो अपनी आंखें खुद निकाल लेती है। वो होश में आती है और देखती है कि स्टीवन लूक को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। असल में वो सब रेड रूम के अंदर होते हैं। थियो भी अपने नाइटमेयर में फंसी होती है, जहां वो उस रात को याद करती है जब वो ट्रिश के पास गई थी। ट्रिश फियर और गिल्ट को बहने कहती हैं और विलियम हिल की कहानी सुनाती है, जो बेसमेंट की दीवार के पीछे बंद हो गया था। वो कहती है कि विलियम सिर्फ ख्वाब देख रहा था और जब वो जागा तो वो लंबा हो चुका था। ये सीन और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है जब थियो घोंसली हाथों में फंस जाती है, लेकिन तब उसकी बहन नेल उसे वापस होश की दुनिया में खींच लेती है। क्रेन सिबलिंग्स लूक को बचाने की कोशिश जारी रखते हैं, लेकिन वो मर चुका होता है। लूक सिनाइके से खुद को रेड रूम में पाता है, जहां छोटी नेल, एबिगेल और उसकी माँ एक टी पार्टी के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। कमरा अब पहले जैसा गंदा और मोल्डी नहीं लग रहा होता, बल्कि एक जन्नत जैसी जगह बन चुका होता है। ओलिविया अपने बेटे से बात करती है, बताती है कि उसे बचपन में घरों से मोहब्बत कैसे हुई। सब ने बिग बॉय हैट्स पहने होते हैं और कप्स ऑफ स्टार्स पकड़े होते हैं, लेकिन नेल लूक को कहती है चले जाओ। माँ उसे मौत की तरफ बुला रही होती है, जबकि उसकी छोटी बहन उसे वॉर्न कर रही होती है। अचानक लूक दोबारा जिंदा हो जाता है। वो कहता है कि नेल ने उसे बचाया है और उसकी घोंसली बहन वहां खड़ी होती है। नेल बताती है कि ये सब उनका मुकद्दर था, कि उन्हें इस जगह पर आना ही था। वो कहती है कि वक्त सीधी लकीर की तरह नहीं होता, बल्कि कन्फेटी की तरह होता है, जो हर तरफ बिखर जाता है। उन सबको पहले भी रेड रूम में कैद किया जा चुका है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे रेड रूम ने हर बच्चे के लिए अलग शक्ल इख्तियार की। ट्री हाउस, थियो का डांस स्टूडियो, स्टीवन का गेम रूम, नेल का टॉय रूम, ओलिविया का रीडिंग रूम और शर्ली का फैमिली रूम। रेड रूम अपनी शक्ल बदलकर उन्हें निकलता रहा। अब ये कमरा फैमिली को क्लोजर देता है और उन्हें नेल को अलविदा कहने का मौका मिलता है। उनकी जिंदगियों के हॉन्टिंग्स असल में वो अनरिजॉल्व्ड मसले थे, जो ब्लैक मोल्ड की तरह अंदर ही अंदर फैलते रहे। ह्यू रेड रूम के बाहर होश में आता है। पॉपी हिल की रूह जाहिर होती है। ओलिविया पॉपी को वहां से चले जाने को कहती है। ह्यू और ओलिविया घर के शर के बारे में बात करते हैं। ह्यू कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के मॉन्स्टर्स को अपनी फैमिली से दूर रखने की कोशिश में गुजार दी, लेकिन फिर भी ये सब हो गया। वो कहता है कि यही पेरेंट होने का हिस्सा होता है, अपने बच्चों की जिंदगी में जो भी हो, अच्छा या बुरा, उसे देखना। ओलिविया कहती है कि वो इस घर में रहना पसंद करेगी, इस दर्द से आज़ाद, बजाय इस हकीकत का सामना करने के कि उनका फॉरएवर हाउस सिर्फ एक झूठ था। ह्यू अपनी फैमिली को बचाने के लिए ओलिविया को मना लेता है कि वो रेड रूम खोल दे।
शर्ली और थियो लूक को हॉस्पिटल ले जाती हैं, जबकि ह्यू और स्टीवन पीछे रह जाते हैं। दोनों वो आखिरी रात अपनी आंखों से देखते हैं जब यंग ह्यू वापस आता है और अपनी बीवी को स्पाइरल स्टेयरकेस के नीचे मरा हुआ पाता है। मिस्टर और मिसेस डेडली वहां होते हैं, रात के वक्त अपनी कसम के बावजूद। यहीं ये सच सामने आता है कि अबिगेल असल में घोस्ट नहीं बल्कि मिस्टर और मिसेस डेडली की बेटी थी, जिसे ओलिविया ने रेड रूम में जहर दे दिया था। ह्यू घर को जलाना चाहता था, लेकिन डडलीज अपनी बेटी की रूह खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने वादा किया कि वो सब कुछ छुपा कर रखेंगे, इसलिए ह्यू ने घर को कायम रखा ताकि वो भूखा रहे और अंदर जमा होने वाली उन कीमती चीज़ों को वहीं रहने दिया। ह्यू का ये फैसला जो उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था, असल में डडली फैमिली के लिए भी एक हिफाजत बन गया। स्टीवन सच देखने के बाद अपने फादर को अलविदा कहता है। ह्यू हिल हाउस में रहने का फैसला करता है, रेड रूम में अपनी बीवी और बेटी के साथ, अपने जवान और खुश वर्जन की शक्ल में। जब स्टीवन वहां से निकलता है तो उसे महसूस होता है कि घर की तमाम रूहें उसके पीछे मौजूद हैं। हॉस्पिटल में लूक बच जाता है और धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टीवन और ली का सीन वापस आता है, इस दफा हकीकत में बिना प्रेगनेंसी के। स्टीवन मान लेता है कि वो हमेशा घोस्ट्स के साथ जीता रहा है, राज, अफसोस और गलतियों के घोस्ट के साथ। शर्ली भी केविन के साथ सच बोलती है। थियो और ट्रिश करीब आ जाती हैं और थियो अपने ग्लव्स पीछे छोड़ देती है। क्रेन सिबलिंग समझ जाते हैं कि अगर वो अपनी जिंदगी की दीवारों को न गिराएं तो वो भी विलियम हिल की तरह उनके पीछे ही मर जाएंगे। हिल हाउस में बूढ़ा मिस्टर डेली अपनी मरती हुई बीवी क्लारा को फायर में ले आता है ताकि उसे हमेशा के लिए वहां महफूज रख सके। बाद में वो उसे अपनी बेटी अबिगेल और उनके बेबी के साथ देखता है। आखिर में क्रीन फैमिली जिंदा रह जाती है और हिल हाउस भी।